इसका आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टिकल हैज अ चार्ज ऑफ 10 टू द पावर -12 कूलम। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो कोई पॉइंट मिले तुरंत लिख डालो। क्या दिया गया इसमें, Q इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 कूलम। ठीक है, वो भी कैसा, पॉजिटिव का। पॉजिटिव का इसका मतलब उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन कम, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। ठीक है ना, कमी है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, डज इट कंटेन मोर और लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर्ड विद द न्यूट्रल स्टेट। तो न्यूट्रल स्टेट का मतलब जब उस पर कोई भी चार्ज नहीं था, तो जब न्यूट्रल स्टेट आती है किसी भी एटम की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। Ne इज इक्वल टू Np होता है, तब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज बनता है। इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, प्रोटॉन कम हो जाते हैं, तो नेगेटिव चार्ज बनता है। यहाँ पर पॉजिटिव बना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से क्या हुए हैं, इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, कम हुए हैं। तो मोर नहीं होगा, क्या होगा, लेस। इट कंटेन्स लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर्ड विथ न्यूट्रल स्टेट। तो सबसे पहले का तो आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया ना। उसमें केवल ये पूछा था कम होंगे ज्यादा होंगे, तो सीधी सी बात है भाई, कम होंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड टू प्रोवाइड दिस चार्ज। इतने चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर किए जाए। तो फिर आगे ना पहले क्वेश्चन की जैसे, कि जब भी हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना होगा, कितने इस चार्ज को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या लगाएंगे हम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फार्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू Ne, वेयर व्हाट इज N, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही तो कैलकुलेट करना है। सो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। सो Q की वैल्यू रखो भाई, Q की वैल्यू है 10 टू द पावर -12। ठीक है, कूलम। और E की वैल्यू क्या होगी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सो कैंसिल करेंगे तो 12 और -19 दोनों सेम, साइन क्या है, सेम है। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा, 10 टू द पावर -7 नीचे की तरफ आएगा। और ये क्या है, मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन 1.6 वैल्यू क्या आएगी, बताओ भाई, 2-3 क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके, 0.625। ठीक है, अब ये 10 टू द पावर -7 ऊपर जाएगा, जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करके 10 टू द पावर +7 बन जाएगा। ठीक है ना, +7। अब इस पॉइंट को हम इधर ले जा सकते हैं ना, 1 10 से मल्टीप्लाई करके, तो एक 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाने चाहिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, इस चार्ज को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। और अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है, एकदम इजी चीजें आपने पढ़ी है, एकदम इजी बच्चों की लेवल की कैलकुलेशन है, क्लास 6th-7th की। केवल डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, इससे अलावा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाना आपने ज्यादा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को मजबूत करते चलिए, पूरी फिजिक्स में आपको ऐसे लगेगा, एकदम आसान। ठीक है, कोई कहीं भी टफ नहीं लगेगा। चलो, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपना, एन इबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ फर। तो एक इबोनाइट की रॉड फर से रब की जाती है, रगड़ी जाती है। ठीक है, और ये सारी एग्जांपल्स, ये सारी सिचुएशंस हम लोग पहले दूसरे लेक्चर में डील कर चुके हैं ना, ये रगड़ने वगड़ने का काम ही सब। तो क्वेश्चन की बात करते हैं सीधे। द इबोनाइट रॉड इज फाउंड टू हैव अ चार्ज ऑफ -3.2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। सो इबोनाइट रॉड पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आया। पहला पॉइंट क्या है, नेगेटिव चार्ज आया। इसका मतलब इबोनाइट रॉड पर चार्ज आया होगा, इलेक्ट्रॉन आया होगा। जो इबोनाइट रॉड है, इस पर इलेक्ट्रॉन आया होगा, कहां से, फर से। तो फर पॉजिटिवली चार्ज होगा और इबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे, जस्ट पहले भी हमने सॉल्व किया है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन की कैलकुलेशन। तो क्या आप लोग कर लोगे इसको। सो एन इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू दे रखी है भाई साहब, कितना दे रखा है, -3.2 इंटू 10 टू द पावर -8। आंसर बताओ, सब लोग आंसर बताओ, तुरंत नीचे कमेंट करो जितने भी लोग हैं, बिना सोल्यूशन देखे। अपने आप सॉल्व करो यार, डिवाइड ही तो करना है, क्या करना है, डिवाइड करो, आंसर बताओ जैसे। ठीक है, एकदम अपने आप लगना चाहिए यार, क्वेश्चन अपने आप लगना चाहिए। क्वेश्चन देखो, आंसर जबान करो। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए अगर पेन चलानी पड़ेगी तब तो फिर बेकार ही है ना पढ़ाई वढ़ाई करना। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, 16 1 जा 16 2 जा 32। ठीक है ना भाई,
ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 11, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 10 टू दी पावर प्लस 11, सो 2 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 11 इसका आंसर हो गया। इतना इलेक्ट्रॉन लगे, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है भाई, हो गया ना। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द चार्ज ऑन फर आफ्टर रबिंग? तो फर पे कितना चार्ज होगा रबिंग के बाद? ठीक है, जब इवोनाइट पे इतना चार्ज आया है तो फर पे इसका जस्ट अपोजिट होगा, प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 गुलाम। अब देखो बहुत बुद्धिमानी करके यहाँ पर पॉजिटिव मत बना देना, ठीक है ना। कुछ लड़के ओवर स्मार्ट होते हैं, वो ज्यादा ही बुद्धिमान होते हैं, वो सोचते हैं कि यार यहाँ का माइनस यहाँ पॉजिटिव बन गया तो ये वाला माइनस भी पॉजिटिव बना दें। ठीक है, ऐसी बेवकूफी मत करना कोई लोग। ये केवल और केवल क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज की वैल्यू मत चेंज कर देना। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडीज इज एक्चुअली सरप्लस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई नॉट प्रोटॉन्स? अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब किसी माइक्रोस्कोपिक के बड़े पैमाने पर जो बॉडीज होती हैं, ठीक है, उस पर जो चार्ज आता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है, कमी होती है या फिर अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन या फिर उस पर बढ़ते हैं या फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तभी उस पर चार्ज आता है। ये प्रोटॉन क्यों नहीं कम ज्यादा हो सकते? ठीक है, तो इसका आंसर दे चुका हूँ ना, पिछले लेक्चर्स में दे चुका हूँ कि भाई प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन यहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, अंदर की शेल का इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा और ज्यादा एनर्जी चाहिए, जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतने अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर कहाँ जाता है, हाइयर एनर्जी स्टेट में। लोअर एनर्जी स्टेट ये होती है, हाइयर एनर्जी स्टेट ऐसे ऐसे होती है ना बाहर की तरफ। तो जब एनर्जी ज्यादा होगी तो वो बाहर की तरफ आएगा, इसका मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतने अंदर का इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो रही इलेक्ट्रॉन की बात। ठीक, जितने अंदर का इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और ज्यादा एनर्जी देने के लिए तुमको ऐसे अरेंजमेंट भी करने पड़ेंगे। ठीक, अब सोचो कि हमको प्रोटॉन को बाहर निकालना हो, तो प्रोटॉन तो तब बाहर निकलेगा जब ये न्यूक्लियस खत्म हो। इसका मतलब न्यूक्लियस को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो इतनी एनर्जी देनी पड़ती है भैया, किसके बराबर, वर्क फंक्शन के बराबर। ठीक है, वो भी बहुत कम नहीं होती है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए और ज्यादा देनी पड़ेगी। और अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो सोचो कि न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एक प्रोटॉन को निकालने के लिए। ठीक है, और उतनी एनर्जी का अरेंजमेंट करते करते तो ये कोई इकोनॉमिकल सिस्टम बनेगा नहीं। फालतू में खर्च करके हम प्रोटॉन को निकालें, उसके बाद फिर हम चार्ज करें। ठीक है, तो ऐसा कुछ जो है फिलहाल होता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए हम प्रोटॉन के बारे में बात ही नहीं करते। ठीक है, चार्ज तो वैसे भी आ जाएगा ना, चाहे इलेक्ट्रॉन निकले चाहे प्रोटॉन निकले। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से ही हम चार्ज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गई 6वें नंबर क्वेश्चन की बात। अब आगे बढ़े हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अ चार्ज्ड रॉड अट्रैक्ट्स बिट्स ऑफ ड्राई पेपर which after touching the rod often jump away from it violently, explain। तो एक रॉड अगर है, एक रॉड है चार्ज रॉड, सपोज करो कि पॉजिटिव चार्ज हो गई, ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये हम लोग देख चुके हैं ना अपने पहले लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे चार्ज की, तो ये अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब ये अट्रैक्ट करेगी और जब ये चार्ज टकराते हैं इस रॉड से, ठीक है, जब ये कागज के टुकड़े इस रॉड से टकराते हैं तो तुरंत ही ये लोग क्या होते हैं, वायलेंटली जंप अवे, तुरंत इससे दूर भाग जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो सोचो यार, ऐसा क्यों होता है? ये बॉडीज कैसी हैं, अनचार्ज। ये जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये अनचार्ज हैं, इस पे चार्ज नहीं है कोई। ये रॉड कैसी है, चार्ज है। अट्रैक्ट क्यों होते हैं? बाय मींस ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन प्रोसेस से अट्रैक्ट हुए, इसने अपोजिट चार्ज बनाया अपनी तरफ खींचा। ठीक है, और लेकिन जैसे ही टच करेंगे, और जब टच करोगे तो एक बॉडी अनचार्ज बॉडी जब इस पे टच करेगी तो क्या होगा, ये वाला चार्ज इस पर भी हो जाएगा बाय मींस ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन प्रोसेस लगने लगेगी। तो अब इस पर पॉजिटिव था और इन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर भी कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना तो दोनों के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन। और रिपल्सन जैसे ही लगेगा तुरंत ये क्या करेगा, इसको रिपल कर देगा बहुत तेजी से, क्योंकि ये चार्ज ज्यादा है। ठीक है ना, ये चार्ज ज्यादा है। समझ में आई बात? तो ऐसा क्यों होता है कि तुरंत इससे टच करके बहुत तेज भागते हैं वायलेंटली, क्योंकि रिपल्सन का फोर्स लगने लगता है इसलिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। सो अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन इंसुलेटिंग स्टूल, एक पर्सन है जो कि इंसुलेटिंग स्टूल पर खड़ा है, टचेस अ चार्ज्ड इंसुलेटेड कंडक्टर। इंसुलेटेड का मतलब विलगित है, ये किसी और से कनेक्टेड नहीं है ये स्फीयर, और ये लड़का क्या करता है, इसको टच करता है। ठीक है, और ये चार्ज है, इस पे क्या है, चार्ज है।
ठीक है। विल द कंडक्टर गेट कंप्लीटली डिस्चार्ज, अब पूछ रहा है कि क्या ये कंडक्टर पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, पूरी तरह कैसे डिस्चार्ज हो जाएगा भाई, पूरी तरह कैसे डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर ये इंसुलेटिंग स्टूल ना होता और ये लड़का अर्थ से कनेक्टेड होता तब कंप्लीटली डिस्चार्ज होता। क्यों, क्योंकि इसका चार्ज इस लड़के से हो करके कहां पहुंचता, अर्थ में, और अर्थ के पास तो लिमिट नहीं है ना चार्ज लेने की, जितना चार्ज मिलेगा सब अर्थ में समाहित हो जाएगा। इसका मतलब ये स्फीयर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता। लेकिन ये लड़के ने क्या किया, स्टूल रख लिया, वो भी इंसुलेटिंग, कंडक्टिंग नहीं है, तो चार्ज यहां से आगे जा ही नहीं सकता। तो होगा क्या कि कुछ चार्ज इस लड़के की बॉडी तक ट्रेवल करेगा, ठीक है, इस लड़के की बॉडी भी चार्ज हो जाएगी स्फीयर वाले चार्ज के बराबर, है ना, स्फीयर वाले चार्ज के बराबर, ठीक है, इस कंडक्टर वाले चार्ज के बराबर हो जाएगी बस। तो थोड़ा सा ही ट्रांसफर होगा, तो इसका कम जरूर होगा हल्का सा चार्ज, लेकिन कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा नो, कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं होगा। चलो, तो ये सारे का सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ दिया नहीं था कि तो चलानी पड़े आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़े। कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, अभी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, ठीक है, चीजों को एकदम क्लियर करना है, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने दिए थे, ठीक है, और इसको आप सॉल्व करें, नोट्स में लिखें, बहुत अच्छा लगेगा, बाद में पढ़ेंगे तो मजा आएगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी एकदम धांसू हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग अ मेटल ट्यूब, तो एक मेटल ट्यूब है विथ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे इतनी ज्यादा चौड़ी, यहाँ पे इतनी ज्यादा छोटी, ठीक है, क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, घुस गया, इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें। अब क्या होता है, हाउ विल इट्स वेलोसिटी चेंज, इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, व्हेन इट्स अप्रोचेस द नेक ऑफ द ट्यूब, जब ये यहां पर पहुंचेगा, यहां पर गर्दन पे, अब ऐसे आदमी नहीं होता है ऐसे, ठीक है ना, तो ये इसका बॉडी हो गया और ये इसकी गर्दन होगी, तो इसलिए इस ट्यूब की भी गर्दन बोल दिया गया यहाँ पे, ठीक है, हाँ, तो गर्दन का मतलब यहाँ पे जब पहुंचेगा, तो इतना समझो कि जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी का चेंज कैसा होगा, ये बताओ भाई। सो अभी तक जो वेलोसिटी है, अगर उसको हम v वेलोसिटी मान लें, तो यहाँ पर जाने पर क्या होगा, अच्छा ये v वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये ट्रेवल कैसे कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर सपोज करें यहीं पर रुक गया, यहाँ पर रुक गया, तो अपने आसपास जो बॉडी है, जो ट्यूब है, उस पर अपोजिट चार्ज क्रिएट करेगा ना, इंडक्शन के कारण, ठीक है, अपोजिट चार्ज क्रिएट करेगा, ठीक, और आगे बढ़ेगा, और जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये जो फेस है इसके सामने पड़ने लगा ना, अब तो जब ऐसे ऐसे था तो इलेक्ट्रॉन के इधर और इधर पड़ रहा था ये फेस, ठीक है, लेकिन अब ये फेस जस्ट सामने पड़ने लगा ऐसे, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इफेक्टिव सरफेस है वो बढ़ गया ना, अब ये जो अपोजिट चार्ज क्रिएट करेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक इस सरफेस पे क्रिएट करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस सरफेस पे क्रिएट करेगा, ठीक है, और अभी तक केवल यहीं पर क्रिएट हो रहा था थोड़ी दूर पे, ठीक है भाई, थोड़ी दूर पे क्रिएट हो रहा था, और ये इसको अट्रैक्ट करता, ये इसको अट्रैक्ट करता, तो फाइनली फोर्स क्या था, इस पे 0 था, तो इसके पास जितनी स्पीड थी वो उसी से ट्रेवल कर रहा था, लेकिन अब जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और दोनों एक इस डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करेगा, एक इस डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करेगा, सो फाइनली इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा, इसका मतलब इसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाएगी, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा इसकी स्पीड जो है वो अचानक से बढ़ जाएगी, ये इसका आंसर होगा, जो यहाँ पर जब पहुंचेगा तो इसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, है ना, और वो अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगा इस डायरेक्शन में, तो स्पीड जो है वो बढ़ेगी, ठीक। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, लास्ट क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का, ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से करिए, क्या लिखा हुआ है, डिफाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसको बताना, इफ देयर वेयर ओनली वन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल इन द एंटायर यूनिवर्स, अगर पूरे के पूरे ब्रह्मांड में केवल एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वुड बी मीनिंगलेस, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो मीनिंगलेस होगा। अब तो ये क्या पूछ लिया भाई, मैं भाई क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको डिफाइन करो, और नीचे स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि अगर पूरे ब्रह्मांड में केवल एक चार्ज हो, तब चार्ज का जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं वो मीनिंगलेस होगा, ठीक। तो अब जरा हम लोग सोचते हैं दूसरे टाइप से, हम चार्ज का कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चार्ज, तो चार्ज का क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि जब चार्ज, दो चार्ज बगल बगल होते हैं तो उन दोनों के बीच में फोर्स लगता है,
अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव। एक चार्ज होता है तो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड में दूसरा चार्ज आएगा तो उसको या तो अपनी तरफ खींचेगा या तो अपने से दूर करेगा। एक जब चार्ज होता है तो वो अपने चारों तरफ एक पोटेंशियल की फील्ड क्रिएट करता है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। तो किसी दूसरे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमको वर्क डन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये किस पे आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज पे। और ये पॉसिबल कब हो रहा है, जब एक चार्ज पहले से है और दूसरी किसी और चार्ज की हम एक्टिविटी को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर एक ही चार्ज होगा पूरे यूनिवर्स में तो जो फील्ड और जो फोर्स होगा वो सब तो रहेगा, फील्ड वूल्ड तो रहेगा ना, लेकिन फोर्स किस पे लगाएगा भाई, चार्ज बॉडी तो चार्ज बॉडी पे ही फोर्स लगाएगी ना। अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करें तो दूसरा कोई चार्ज है ही नहीं तो फोर्स कहाँ लगेगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज जो हम पढ़ रहे हैं मीनिंगलेस हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर हम फोर्स की बात करें कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स होगा, मीनिंगलेस है, चार्ज ही एक है तो फोर्स कहाँ से लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट है वो सही है, स्टेटमेंट सही बोल रहा है। अगर पूरे यूनिवर्स में केवल एक पार्टिकल चार्ज होगा तो चार्ज का कॉन्सेप्ट मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे, ठीक भाई। आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार फिर से आप इन सारे क्वेश्चन को वीडियो देख करके रिवाइज कर लीजिए और इन सारे क्वेश्चन के जो जो कॉन्सेप्ट समझ में आया हो उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज वाला पोर्शन था वो मैंने अच्छे से कवर कर दिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज मैंने एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी करा दी, ठीक है, और कुछ अलग से प्रॉब्लम्स करा दी अपने लेवल पे। असाइनमेंट आपको दिया, आप उसको नोट कर लें। और इससे ज्यादा टाइम चार्ज पे देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है और बहुत ज्यादा टाइम आपको दिया गया है, ठीक है। कोई सा भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं हुआ है, ठीक है भाई। एक चीज मैं अभी जाते जाते बता दूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, कि जैसे मास होता है m, मास वेरीज विथ स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। चार्ज अगर किसी बॉडी पर क्यू है तो बॉडी चाहे रेस्ट में रहे या फिर मोशन में रहे, चार्ज उतना ही रहेगा, ठीक है। चार्ज वेरी नहीं करता। ये लास्ट प्रॉपर्टी थी, इसको आप याद रखें, ठीक है। तो इसी के साथ चार्ज का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दैट इज कूलॉम्स लॉ। तो नेक्स्ट वीडियो से हम कूलॉम्स लॉ की बात करेंगे और उसके पहले जो हम अलग प्लेलिस्ट बना रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स की, क्योंकि जब हम कूलॉम्स लॉ पे डील करेंगे तो वेक्टर और उसके साथ साथ बेसिक कैलकुलेशन जो है मैथमेटिक्स की वो आना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए आप उस पर काम करें। अपना जो वेक्टर वाला पोर्शन है जो आपने 11th में पढ़ रखा है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, एकदम रिवाइज कर लें सारे कॉन्सेप्ट वेक्टर के, ठीक है। और जो मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ रखी है, अगर आप मैथ्स लिए हुए हैं 11th तक तो आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ रखी है उसको भी रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अदर जो जो जरूरत की चीजें हैं मैं अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए जितनी मैथमेटिक्स आपको जरूरत है, ठीक है, वो सब मैं उसमें धीरे धीरे करके वीडियो डालता रहूंगा। आप लोग उससे देख करके अपने कॉन्सेप्ट जो है मजबूत करते रहिए, ठीक है। तो एक इस वे में अपने आप को लेके चलना है चीजों को, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। हम लोग को सारी चीजें समझ में आए, सारी प्रॉब्लम बने, ठीक है। जब आप नीट के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में बैठेंगे तो वहां आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपको मैथ आती है या नहीं आती है, ठीक है। वहां पे केवल प्रॉब्लम्स आएंगी और वो मान के चलते हैं कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। बिना मैथमेटिक्स फिजिक्स पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए वेक्टर और जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो मजबूत कर लीजिए, उसके बाद ही गुलाम में मजा आएगा, ठीक। तो ठीक है, आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।